सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द लॉ टेम्पल। ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ अकोमोडेशन एक्ट पढ़ चुके हैं। दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, वो किसी भी मीडियम के हों, वो उसको आसानी से समझ सकते हैं, उससे ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने अभी तक डेफिनेशंस याद नहीं करी हैं, सो गो चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको वो डेफिनेशंस उस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर याद हो जाएगी। विश्वास रखें, भरोसा रखें। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 4 से। Provisions of the chapter not applicable to certain accommodation for specified time। जैसा आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि ये एक्ट यानी कि अकोमोडेशन एक्ट किन किन प्रॉपर्टीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ही सेक्शन 4 जो है, जो चैप्टर नंबर 2 का स्टार्टिंग सेक्शन है, वो ये कहता है कि चैप्टर नंबर 2 किन किन अकोमोडेशन पर कितने समय के लिए लागू नहीं होगा। तो अब प्रोविज़न समझते हैं कि वो क्या कहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 3 डेट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगी। एक डेट होगी 2010 की, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। एक होगी 2015 की, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और एक होगी 2020 की, जब कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी हमने लोकल अथॉरिटीज़ को दी। तो सेक्शन नंबर 4 आपको कहता है फ्रॉम डेट ऑन विच कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नोटिफाइड, यानी जिस भी दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की जानकारी लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई, उस दिन से हम काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे वो बाद में देखेंगे, पर कौन सी तारीख से काउंट करेंगे आपको ये समझ आया, ये वाली तारीख से। अब क्या काउंट करना है, 2020 से 5 साल काउंट करेंगे और 5 साल ख़त्म होने के बाद ये चैप्टर नंबर 2 आपके अकोमोडेशन पर लगना शुरू होगा। ठीक है। सेक्शन 5 बहुत ही छोटी सी प्यारी सी 2 बातें कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने SR वर्ड यूज़ किया है। SR स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रेंट, जिसे हम कहते हैं मानक भाड़ा। ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मान लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट जो रखा गया है एज पर सेक्शन 7 वो है 1000 रुपया। ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, आपने जो है सामने वाले को बोला है भाई तुम्हारे तो 1200 रुपये लगेंगे। ठीक है। तो आपने क्या चाहा, 200 रुपये एक्सीड करना चाहा। सो रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट वो रिकवरेबल नहीं है। आप कल को जाकर के न्यायालय में या RCA के सामने ये नहीं कह सकते हैं मुझे ये 200 रुपये और दिलवाओ। ठीक है। नो, इट इज़ नॉट रिकवरेबल। तो ये प्रोविजंस छोटी छोटी 2 बातें बोलता है जो 2 सबसेक्शंस में डिवाइड की गई हैं। नंबर 1, टेनेंट। टेनेंट कौन, ये पतला दुबला बेचारा सा छोटू सा टेनेंट। टेनेंट के लिए ये बोला गया है दैट ही इज नॉट लायबल टू पे अमाउंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि 1200 रुपये जो उससे लिया जा रहा है वो एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट कितना था, 1000 मैंने बताया, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देने का दायी नहीं है। अभिधारी यानी कि टेनेंट मानक भाड़े से अधिक किसी रकम का संदाय करने का दायी नहीं होगा, मीन्स लायबल नहीं होगा। क्लियर। अब मानते हैं ए और बी, ये है लैंडलॉर्ड, ए है लैंडलॉर्ड और बी है टेनेंट। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि हम 10,000 रुपये साल का आपको देंगे। कौन देगा, बी कहता है ए को, जो लैंडलॉर्ड है, कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ये रेंट अग्रीमेंट इन लोगों के बीच में हो जाता है। अब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि स्टैंडर्ड रेंट तो यार सिर्फ 6,000 रुपये है साल का इस प्रॉपर्टी का। इस अकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट ओनली 6,000 है। तो अब एक्सीड कितना कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, 4,000 रुपये। करेक्ट। अब हम क्या मानेंगे कि वो अग्रीमेंट मानो 10,000 का नहीं बल्कि 6,000 का ही हुआ हो। ठीक है। और ये 6,000 रुपये तो रिकवरेबल है ही। तो अग्रीमेंट एक्सीड्स स्टैंडर्ड रेंट, कितना एक्सीड किया स्टैंडर्ड रेंट से, 4,000 रुपये। तो क्या माना जाएगा, कॉन्स्ट्रूड एज इफ एग्रीमेंट कितने का हो, 6,000 का ही हो, ना कि 10,000 रुपये का। ठीक है। 5 क्लियर है कि जो भी स्टैंडर्ड रेंट है उसके ऊपर जो एक्सीड कर रहा है ना वो रिकवरेबल है।
ठीक है, ना ही टेनेंट उसको पे करने का लायबल है, और अगर एग्रीमेंट हो भी गया है तो माना जाएगा स्टैंडर्ड रेंट का ही एग्रीमेंट हुआ हो। इन शॉर्ट मैंने आपको सारी कहानी बता दी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो ये बहुत जनरल सी बात कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति क्लेम या रिसीव नहीं करेगा ऐसा रेंट जो कि स्टैंडर्ड रेंट से अधिक हो। तो ये बात तो हम सेक्शन 5 में ही पढ़ चुके हैं। तो रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट पेएबल, ये एक फॉर्मूला बन गया। नंबर 2 जो है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन मिली है। किसको मिली है? लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन मिली है कि कोई व्यक्ति इस कंसिडरेशन में कि मैं अपना दुकान या घर आपको ग्रांट करूं या उसको रिन्यू करूं, आप पहले से रह रहे हैं तो अभी और रह लीजिए, या रह रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू कर लीजिए, इस तरीके की टेनेंसी या सब टेनेंसी को आप ग्रांट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए वो क्या मांग रहा है? प्रीमियम या पगड़ी अमाउंट वो आपसे मांग रहा है कि ठीक है मैं आपको रिन्यू कर दूंगा, या आप रह रहे हो मैं आपको और रहने दूंगा, मैं आपको ग्रांट कर दूंगा, आप पर मुझे क्या दे दीजिए? प्रीमियम पगड़ी अमाउंट दे दीजिए। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। नो पर्सन यानी कि अलाउड नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी मांग नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये यही कहता है कि 1 महीने से ऊपर आप एडवांस रेंट नहीं ले सकते एक्सेप्ट विथ आरसीए परमिशन, यानी कि अगर आपको लेना है तो आप आरसीए यानी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन ले लो, उसके बाद आप जितने महीने का चाहो रेंट एडवांस में ले सकते हो, पर बिना परमिशन के सिर्फ 1 महीने का ही अलाउड है। ठीक है, रेंट इन एडवांस 1 महीने से ऊपर आप नहीं लेंगे। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो एक बात और सामने निकल के आएगी जो इसका एक्सेप्शन है, और ये कहाँ पे दिया है? 6 सबसेक्शन 4 में दिया है। क्या कहता है? यदि कोई अग्रीमेंट हुआ है और उस अग्रीमेंट के अंदर आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी है, ठीक है, किस लिए कर दी है? कि वो जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, आप उसको फाइनेंस कर रहे हैं उसकी ज़मीन पर, या वो ज़मीन अगर उसकी खुद की हो तो भी चलेगा, या उसने लीज पे ली है तो भी चलेगा। कोई भी एक अग्रीमेंट हुआ है आपका और लैंडलॉर्ड के बीच जिसमें आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है, उस पेमेंट से वो कंस्ट्रक्शन कराएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे लोन में भी होती है। लोन क्या होता है? यही तो होता है, आप अग्रीमेंट करते हैं, आपको पेमेंट मिल जाती है और आप अपना घर बनवा लेते हैं। तो नया क्या है इसमें? नई बात एक और है, वो ये कि यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जो आप करा रहे हैं, जो पेमेंट आप दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो घर कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो पेमेंट कर रहा है एडवांस में, उसी व्यक्ति को वो बाद में जाकर के किराए पर मिलने वाला है। तो ये चीज़ स्पेशल है जो इस सबसेक्शन को स्पेशल बनाती है। एक बात और कि इस तरीके का अमाउंट आप 5 वर्ष से अधिक का नहीं करेंगे, यानी कि जो भी अगर आप किराया लेंगे उस व्यक्ति से, वो किराया आप 5 साल का मैक्सिमम जोड़ लो, इससे ज़्यादा अमाउंट के लिए वो आपको फाइनेंस नहीं करेगा उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जस्ट ये निकल के आता है कि रेंट अगर एडवांस में दिया जा रहा है तो 1 महीने से ऊपर नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट विद द आरसीए परमिशन। लेकिन अगर एग्रीमेंट है, पेमेंट अगर मैक्सिमम 5 ईयर से ज़्यादा का नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अगर आप उसको किराए पर भी उसी व्यक्ति को देने वाले हो तो ये अलाउड है। 5 ये कहता है कि इस तरीके के पेमेंट जो सबसेक्शन 4 में हुए हैं इनको हम मानेंगे पेमेंट इन एडवांस। यह समझा जाएगा कि ये क्या है? पेमेंट इन एडवांस। ओके, तो 4 और 5 आपको समझ में आ गया होगा कि लैंडलॉर्ड के ऊपर सारी बातें बोली गई हैं। अब सबसेक्शन 3 पर आते हैं, जो छूट गया अपना भी, वो टेनेंट के ऊपर है। तो यहाँ ये कहते हैं इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर टेनेंट या सब टेनेंट कि वो क्लेम करें या रिसीव करें कोई भी अमाउंट। किस कंसिडरेशन में? कि भाई मैं तो इस घर से तभी जाऊंगा, मैं इस घर को रेलिंक्विश यानी कि त्याग तभी करूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे, या मैं ट्रांसफ़र तभी करूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे। तो इस तरीके के क्लेम अलाउड नहीं है और इस तरीके की पेमेंट वो नहीं कर सकता है। तो एक बार पूरा समझ लेते हैं सेक्शन 6 को कि सबसेक्शन 1 में कहता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट पेबल नहीं है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में ये कहता है कि लैंडलॉर्ड पगड़ी नहीं लेगा, नंबर 1 पगड़ी अमाउंट नहीं लेगा, और नंबर 2 रेंट इन एडवांस 1 मंथ से ज़्यादा
नहीं लेगा एक्सेप्ट विथ आरसीए परमिशन। लेकिन सबसेक्शन 4 में ये बोल दिया गया है कि फाइनेंस कराने के लिए आप 5 साल तक का एडवांस दे सकते हैं, पर शर्त है कि वो व्यक्ति जो पैसा दे रहा है वो आगे जाके वहीं पर रहने वाला हो या उसका परिवार का कोई सदस्य रहने वाला हो। और इस तरीके के जो पेमेंट होते हैं हम उन्हें रेंट इन एडवांस सबसेक्शन 5 में कंसिडर करते हैं। ठीक। और सबसेक्शन 3 में ये कहा जाता है कि टेनेंट इस कंसिडरेशन में कि मैं इस घर का रिलिंक्विश करूँगा या ट्रांसफ़र करूँगा, वो कोई भी पेमेंट क्लेम या फिर रिसीव नहीं करेगा। ओके। और अगर सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 का उल्लंघन किया जाता है, कॉन्ट्रावीन किया जाता है, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है सेक्शन 43 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन दी कमेंट सेक्शन, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ MCQs, क्विक रिवीजन सीरीज और ऑल्सो 3 इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चंस देती हूँ मैं मेंस के लिए, GK 1 लाइनर, एग्जाम अपडेट्स, बहुत सब कुछ आपको मिल जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड आज के लिए बाय बाय।